नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। आज हमारा ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो होगा और इसमें हम भारत की राष्ट्रीय आय से पूछे जाने वाले कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। ना सिर्फ इनको कवर करेंगे, इनसे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, जिससे आपको उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी मिल सके, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये हमारा इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनको कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न यहां पर सही रहे। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है ये विनिर्माण क्षेत्र का है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। अब देखिए, यहां पे कंफ्यूजन मत करना। आपको अगर क्षेत्र वाइज पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र किसका ज्यादा योगदान है, तो आप तृतीय क्षेत्र को ही बताएंगे, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपको यहां पर पर्टिकुलर सेक्टर का नाम पूछा गया है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? अब देखिए, यहां पर आपको सेवा क्षेत्र दिख गया, तो यही भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो अगर आपको पर्टिकुलर पूछा जाए कौन सा सेक्टर है और ऑप्शन में आपको सेवा क्षेत्र नहीं दिया गया है, तो आप विनिर्माण क्षेत्र को कहेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कहेंगे। अदरवाइज जो तीसरा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र हम जिसको कहते हैं, इसी का सर्वाधिक योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य का योग होता है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। भारत में जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े आते हैं वो कौन से वित्त वर्ष पे आते हैं? वित्त वर्ष कितना होता है भारत का, कब से कब तक होता है, पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत का वित्तीय वर्ष। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको राष्ट्रीय आय से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है, यह क्वेश्चन एसएससी और रेलवे भी पूछ चुके हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। ठीक है, साइमन कुजनेट्स, और इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली या राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको वीडियो में मिले उनको आपको नोट करते हुए चलना है, ताकि आप इनका रिवीजन कर सकें। एक जैसे फैक्ट आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो देखिए, योजना काल में राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा जो योगदान घटा वो कृषि क्षेत्र का घटा। भारत में योजना काल जो था, जब भारत में प्लानिंग कमीशन चलता था, तो 1951 से शुरू हुआ और 2017 में जब 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, उसके साथ ही जो 5 ईयर प्लान थे उनको खत्म कर दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं शुरुआत से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना हुआ है, आप उसे जीके ट्रैकर 2.0 चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल में बताया है। तो इस योजना काल के दौरान जो गिरावट आई, किस क्षेत्र का योगदान घटा, वो था कृषि क्षेत्र का योगदान। जब शुरू हुई ये पंचवर्षीय योजनाएं 1951 की अगर हम बात करें, उस वक्त भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 59% था। लेकिन जो 1991 में जब उदारीकरण किया गया अर्थव्यवस्था का, उस समय यह 59 से घटकर 34% तक चला गया। वर्तमान में जो ये कृषि क्षेत्र है आपका लगभग 17-18% के करीब है। ठीक है, इसका योगदान। नेक्स्ट है हमारा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है, उस देश की जो तृतीय क्षेत्र होता है उसका योगदान बढ़ता जाता है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा।
भारत में भी, भारत की अर्थव्यवस्था भी विकसित हो रही है धीरे धीरे, तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है वर्तमान में? तृतीयक क्षेत्र का है। तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र इसको कहते हैं, और इसका लगभग 50% से ज्यादा योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। ठीक है, तो ये आपको रखना है याद। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी उसमें तीसरे क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपको एक और फैक्ट याद रखना है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। यह भी इसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है, नियोजन के आरंभ में यानी 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर कितना था? 55%, 13% और 29%, जो कि 2014-15 में क्या हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जब नियोजन कार्य शुरू किया गया, प्लानिंग कमीशन शुरू किया गया 1950-51 में, उस समय जो इनका योगदान था अलग अलग क्षेत्रों का कितना था? 55% प्राथमिक का, 13% आपके द्वितीय क्षेत्र का और 29% आपके तीसरे क्षेत्र का। किस वर्ष के मूल्य के आधार पर? इसके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 2014 और 15 की बात करें तो यहां जो प्रतिशत था ये चेंज होकर 17.5, 31.5 और लगभग 50% तक चला गया। तो आप देख सकते हैं कृषि में कितनी, प्राथमिक क्षेत्र में कितनी बड़ी गिरावट आई है, इसमें भी उछाल आया, और सबसे ज्यादा उछाल आपका किस में आया? सेवा क्षेत्र में आया। ये आंकड़ा है 2014-15 का। अगर हम 2020-21 की बात करें, इसमें किसका कितना योगदान है? तो इसमें कृषि का योगदान लगभग 16.38% है। अगर हम 20-21 वित्तीय वर्ष की बात करें, उद्योगों का योगदान जो है यह लगभग अभी 29% के करीब है। ठीक है, और जो सेवा क्षेत्र है इसका योगदान 20-21 के अनुसार 54% के करीब है। तो आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना कब की गई? ये की गई 1950 में। अब इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, NSSO। ठीक है, इसका पूरा नाम है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। लेकिन कहीं कहीं पर यह प्रश्न केवल इतना पूछा गया है, राष्ट्रीय न्यायाधीश का गठन कब हुआ बताइए। तो इसका पूरा नाम आप लिख लीजिए, राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO। इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जो हमने लास्ट में भी देखा था। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब होती है? जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसका गठन होता है 1951 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पर होगा। तो NSSO कब बना? 1950 में। CSO ये बना आपका 1951 में। दोनों आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? तो कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, यहां पर अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राइट आंसर है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, इसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, और NNP को ही उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय माना जाता है। अब ये आता कहां से है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने ऊपर जीडीपी के बारे में बात करी। जीडीपी क्या होती है? किसी भी देश के अंदर एक वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष के अंदर में जितना भी वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य होता है उसे ही देश की जीडीपी माना जाता है। ठीक है, जब उस जीडीपी में हम विदेशी आय जोड़ दी जाती है, ठीक है, हमें जीडीपी मिल गई, किसी भी एक देश में एक वर्ष के भीतर जितनी भी वहां पर सेवाओं का या मूल्यों, वस्तुओं का मूल्य है उसको हम जीडीपी कहते हैं। जब इस जीडीपी में हम विदेशों से होने वाली आय को जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी मिलता है। ठीक है, जीडीपी में जब हम विदेशों से होने वाली आय को जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी मिलता है, और इस जीएनपी में जब हम जो मूल्य ह्रास होता है यानी कि जो पैसा हमारा लगा उसको हटा देते हैं इस जीएनपी में से, तो हमें एनएनपी मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि जीएनपी प्राप्त करने के लिए, एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? तो मूल्यह्रास यहां से घटाया जाता है। तो ये आपको याद रखना, और इसे ही एनएनपी को ही किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय माना जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, 1951 में बनाया गया था।
निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? यह है आपका गोवा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा आज का अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? सबसे ज्यादा है गोवा की और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है बिहार की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था, यानी कि सबसे पहले हमें किसने बताया था भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में? यह बताया था हमें जो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और प्रति व्यक्ति आय इन्होंने निकाली कब? 1868 में। और इन्होंने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 रुपए सालाना है। एक आपको यह याद रखना है। ठीक है, 1868 में इन्होंने बताया कि कितनी है? 20 रुपए। एक और नाम आपको याद रखना है जिसने भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली। 1911 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सिराज। इसे कहीं पर सिराज भी लिखा गया है, तो दोनों एक ही हैं, आप कंफ्यूजन मत करना, कहीं पर सिराज है कहीं पर सिराज है। इसने 1911 में भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया और इसने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपए है। तो दोनों को आपको याद रखना है, इन दोनों से जुड़ा हुआ प्रश्न अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसने कितनी बताई? 49 रुपए। और जो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी, उन्होंने कितनी बताई? 20 रुपए 1868 में। आजादी के बाद 1949 में आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता है। क्वेश्चन बनेगा आपसे, बताइए राष्ट्रीय आय समिति कब बनी? 1949 में। इस समिति का अध्यक्ष महालनोबिस को बनाया गया था। आप सभी जानते हैं महालनोबिस काफी प्रचलित नाम है। इन्हीं के मॉडल के ऊपर जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, क्वेश्चन बनता है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो राष्ट्रीय आय समिति ये जो बनती है 1949 में, अध्यक्ष कौन होते हैं? पीसी महालनोबिस। ठीक है, और इसी समिति की सिफारिश पर 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया जाता है। ये सारी फैक्ट आपको याद रखना है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित दिया था? तो जो ये ड्रेन का सिद्धांत था, भारतीय धन का जो बताया उन्होंने कि किस तरीके से यहां से सारा पैसा निकालकर इंग्लैंड भेजा जा रहा है, विदेशों में भेजा जा रहा है, तो यह सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग होता है? अब देखिए राष्ट्रीय आय की गणना को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन सी विधियां इसमें प्रयुक्त होती हैं। राष्ट्रीय आय गणना की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं, लेकिन भारत में आपकी 2 विधियां चलती हैं। एक चलती है उत्पत्ति गणना विधि और एक चलती है आय गणना विधि। ठीक है, तो ये 2 चलती हैं। एक और होती है जिसे हम व्यय विधि कहते हैं, यह भारत में नहीं चलती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किन किन तरीके से होती है? उत्पत्ति गणना विधि यानी उत्पादन के आधार पर आपने इस जो ये उत्पादन गणना विधि होती है, इसमें क्या किया जाता है कि जितना आपने यहां पर वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ 1 साल के अंदर में, उनका मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और उस आधार पर बताया जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। यह होती है उत्पत्ति गणना विधि। जो आय विधि होती है इसमें यह बताया जाता है, जो ये आय वाला पद्धति होती है इसके तहत, कि इस पद्धति में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो व्यक्ति होते हैं, व्यवसायिक उपक्रम वहां पे लगी रहती है, मशीनरी जो लगी रहती है, उनकी शुद्ध आय का योग, इनको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको यहां पर निकाला जाता है आय विधि से। ठीक है, तो दोनों विधि हैं, इतना डिटेल में नहीं जाता कि किसमें क्या किया जाता है, लेकिन मैंने आपको दोनों यहां पर बताए। तो भारत में इन्हीं 2 पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इससे याद रखना है आय विधि को लेकर, कि जब राष्ट्रीय आय का आकलन आय विधि से किया जाता है तो इसमें अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और अभी आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो जब आय विधि से गणना की जाती है राष्ट्रीय आय की, तो अवितरित जो आय होती है उसको यहां पे शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है?
अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, अर्थशास्त्र का ये प्रश्न है, लेकिन नाम इसका है हिंदू वृद्धि दर, और बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है ये राष्ट्रीय आय से है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये नाम सबसे पहले जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर राजकृष्णा, ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्णा थे, काफी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और इनके द्वारा सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, हिंदू वृद्धि दर का। देखिए, इसका इस्तेमाल इन्होंने क्यों किया? जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद तक जो प्लानिंग कमीशन भारत का चलता रहा, उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी वो काफ़ी धीमी रही थी। 1950 से लेकर 1980 तक भारत की जो वृद्धि दर थी ये लगभग 3.5% के आसपास ही रहती थी हर साल। तो इसी से इन्होंने ऐसे मजाक में कहा था कि जो भारत की वृद्धि दर है यहाँ एक हिंदू वृद्धि दर है। जैसे उन्होंने कहा कि उनके अनुसार, राजकृष्णा के अनुसार, हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है, वो ज़्यादा चेंजेस करना नहीं चाहते, और इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो इस नाम को राष्ट्रीय आय के साथ किसने जोड़ा? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। कब जोड़ा? 1981 में। पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक इतना आगे नहीं पूछा गया, सिर्फ इतना पूछा जाता है हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से इसका संबंध है। याद रखना, पहली बार किसने कहा? प्रोफेसर राजकृष्णा 1981 में। नेक्स्ट है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने ऊपर देखा राष्ट्रीय आय समिति कब बनी थी? 1949 में, और इसके अध्यक्ष थे पीवी, इसको पीसी कर देना, ठीक है, पीसी महालनोबिस इस समिति के अध्यक्ष थे। जो गाडगिल थे और जो ये वी के राव थे, यहां पर वी होगा, वी राव, ये इस समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है? महालनोबिस, और राव और गाडगिल इस समिति के सदस्य थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? अब देखिए, जो ऊपर मैंने आपको दो बातें बताई थी कि पहले दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया 1868 में, और फिर सिराज ने किया। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आज़ादी से पहले भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किस किसने अनुमान लगाए थे, आकलन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी, सिराज या सिराज ने। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, इन दोनों ने बताया था। ऊपर हम देख चुके हैं 1868 में नौरोजी ने बताया 20 रुपए है, और 1911 में सिराज ने बताया 49 रुपए है। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद देश को राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई? वही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति को लेकर बस थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया, और ऑप्शन आपको डेट पूछ ली, बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। राष्ट्रीय आय समिति आप जानते हैं 1949 में बनी, डेट आपको याद रख लेनी है, 4 अगस्त को बनी। अध्यक्ष बनाया गया महालनोबिस को, और सदस्य बने यहां पर गाडगिल और जो VKR राव है वो बने थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस के अंतर्गत रखा गया था? तो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय अनुमानों को यहां पर किसके अंतर्गत रखा गया? तो परंपरागत श्रृंखला, नवीन श्रृंखला और पुनरीक्षित श्रृंखला, इन तीनों के अंतर्गत रखा गया, इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऊपर हमने राष्ट्रीय आय की विधियों को देखा। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। राष्ट्रीय आय की विधियों के बारे में हमने देख लिया। पूछा जा रहा है गणना किस आधार पर की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना तो यहां आपके चालू मूल्यों पर भी की जाती है और स्थिर मूल्यों पर भी की जाती है। तो उपयुक्त दोनों के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जब चालू मूल्यों पर आधार पर गणना की जाती है तो इसमें क्या होता है? जब राष्ट्रीय आय को जो बाजार मूल्य के आधार पर मापा जाता है तो उसे चालू मूल्य कहा जाता है। ठीक है, चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं जब बाजार मूल्य के आधार पर हम अपनी राष्ट्रीय आय का आकलन करें। और जब हम क्या करते हैं कि किसी भी राष्ट्र के अंदर जो एक वर्ष के दौरान सारे आपकी सेवाएं और वस्तुएं हैं उसके मूल्य को किसी एक आधार वर्ष के साथ उसकी तुलना पर उनको मापा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर मूल्यों के आधार पर। यानी चालू मूल्यों के आधार पर हम एक वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ उसे बाजार मूल्य के आधार पर मापेंगे। ठीक है, स्थिर मूल्यों के आधार पर क्या होगा? हम किसी आधार वर्ष के जो भी उसके दौरान हमारा जो वस्तुएं और सेवाएं थी उनका मूल्य है उसके साथ मापा जाता है। तो दोनों में अंतर ये है।
जो वास्तविक राष्ट्रीय आय मानी जाती है वो स्थिर मूल्यों के आधार पर मानी जाती है। दोनों है, यहां पर गणना दोनों आधार पर होती है, लेकिन जो वास्तविक है वो कौन सी है? स्थिर मूल्यों के आधार पर। ठीक है, इसे ही कहा जाता है वास्तविक राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई कौन सी है? तो जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम सामने आती है? वो आती है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व भारत में कई ज़्यादा है, यानी बैंक के पास जितना पैसा है उससे कई ज़्यादा पैसा बैंकों के बाहर है। बैंक के पास जितना पैसा है भारत में, वो सारे क्या उसके ऊपर जो मौद्रिक उसके नीतियां बनाई जाएंगी वो सारे आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, लेकिन भारत में लोगों के पास कुछ साल पहले तक इतना अवेयरनेस नहीं थी कि वो पैसा बैंकों में जमा करें। वो अलग अलग जगह तरीके से पैसे अपने जमा करते थे, जिनके ऊपर आरबीआई का फिर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता था। ठीक है, तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व भारत में ज़्यादा है। इस वजह से भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर हम अदर किसी विकसित देश की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ पर अगर जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, अगर वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इन पर थोड़ा सा भी चेंज करता है तो बहुत ज़्यादा फर्क उनकी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। लेकिन भारत में इसका बहुत कम असर देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत कम लोगों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता है, कम लोगों पर ही पड़ता है। तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व यहां पर ज्यादा है और यही दिक्कत आती है राष्ट्रीय आय की सही गणना में। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? कौन सी आती है हमने देखा, कौन सी नहीं आती है? तो अपर्याप्त और सही सांख्यिकी विधियों की कमी। तो इसकी कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, ये समस्या सामने नहीं आती। इसके अलावा जन सहयोग की प्रचुरता, ये समस्या आती है। अमौद्रिक क्षेत्र का विषमानता, ये समस्या आती है। निर्यात उत्पादन में कमी, ये समस्या आती है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 में। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन, जो हमने ऊपर देखा था ना, ड्रेन का सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो उसी को हिंदी में धन का पलायन कहते हैं और इसका सिद्धांत इन्होंने जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इस किताब में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? सबसे ज्यादा योगदान है तृतीय क्षेत्र का, सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वही क्वेश्चन है, बस घुमाकर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी होती है? तो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है उस देश की जीडीपी, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है एक वर्ष के भीतर सभी वस्तुओं और सेवाओं का, उन्हीं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है जीडीपी, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी से किया जाता है? तो किसको नहीं गिना जाता जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? तो सभी प्रकार की बचत का योग इसमें शामिल नहीं है। बाकी सभी प्रकार के निर्गत, कितना आपका पैसा गया, सभी व्ययों, वो भी वही बात है, सभी कितना आपका खर्चा हुआ और सभी प्रकार की आय का योग, ठीक है, वो सारा यहां पर गिना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो जब राष्ट्रीय आय का आकलन होता है तो इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता? तो आपको याद रखना है, जो लॉटरी वाला सिस्टम होता है, लॉटरी जीतना, इनको शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय में। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता? लॉटरी को शामिल नहीं किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ और आसान प्रश्न है। जब आपको प्रति व्यक्ति आय निकालनी होती है तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या के साथ भाग दिया जाता है। ठीक है, हमने ऊपर देखा राष्ट्रीय आय के बारे में, हमने कई सारे फैक्टों को देखा, प्रश्नों को देखा, विधि देखी, गणना के आधार देखे। जब हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है उसको हम पूरे देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाती है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है,
भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा ज्यादा है, और ये ज्यादा है, यह बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने ऊपर देखा 2020-21 में सेवाओं का प्रतिशत कितना था? 54%। तो 50% से तो ऊपर यही है। इन दोनों को अगर जोड़ भी दिया जाए तो इनका 46% ही बैठेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो अमीरों की तुलना में गरीब जो होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम कम होती है तो बचत भी वो छोटे हिस्से की करते हैं। ज़्यादातर हिस्सा उनका जीवन यापन होता है उसी में खर्च होता है। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही आश्वासन क्रम है? यानी घटते हुए क्रम में आपने बताना है कि सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, फिर किसका है, फिर किसका है। इस तरीके से प्रश्न बनता है। ठीक है, नंबर ज्यादा नहीं पूछे जाते किसका कितना है, लेकिन ऐसा बन जाता है। सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, फिर उद्योगों का है, और फिर आता है कृषि क्षेत्र का। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो देखिए, भारत में जीडीपी के आकलन के लिए जो आधार वर्ष है वर्तमान में, यह है 2011-2012। इससे पहले यह जो था वर्ष, ये 2004-2005 था, लेकिन 2015 में इसे चेंज कर 2011-12 बना दिया गया, और अब सिफारिश की गई है कि 2017-18 को इसका आकलन का यहाँ पे आधार वर्ष बना दिया जाए। तो अभी सिफारिश है, अभी आपका 11-12 ही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? वही प्रश्न है, कई बार कर चुके हैं, तीसरा क्षेत्र। लेकिन अगर आपको देखिए, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन करता है? तृतीय क्षेत्र। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है, तो वो देता है प्राथमिक क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपने विचार करना कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। केवल जो ये वाला कथन है पहला, ये कहता है कि एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य होता है जीडीपी। यही तो होती है जीडीपी की परिभाषा। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? देखिए, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है ये आपने यहां पर बताना है। राइट आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें से जब माइनस कर दिया जाता है एनएनपी को, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद को, तो हमें क्या मिलता है? मूल्यह्रास मिलता है। इसका सूत्र क्या था? जब मैंने आपको ऊपर बताया था कि एनएनपी प्राप्त करने के लिए हम जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा देते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट करके इधर लेके चले जाएं, जीएनपी को इसको इधर ले जाएं और एनएनपी को इधर ले जाएं, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा मूल्यह्रास बराबर जीएनपी माइनस एनएनपी। तो ये आपको याद रखना है, ये सूत्र बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप एनएनपी जो आपका जीएनपी है, जीएनपी में मूल्यह्रास घटा देंगे तो आपको एनएनपी मिल जाता है। ठीक है, बस आपको ये लाइन याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है? अब देखिए, आपने बताना है इनमें से कौन सी है जो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। हमने देखा आय विधि मापन की विधि है। ठीक है, मूल्य वर्धित विधि ये उसी का अन्य नाम है जो पहली वाली विधि हमने पढ़ी थी ना ऊपर, उत्पादित गणना विधि। ठीक है, उत्पादन के आधार पे, तो उसी का अन्य नाम है मूल्य वर्धित विधि। तो ये भी है, आय विधि भी है। इन दोनों का ही इस्तेमाल भारत में किया जाता है। तीसरी विधि मैंने आपको बताई थी व्यय विधि, ये भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। जो निवेश विधि है यह राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है। ठीक है, भारत में इन दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन यह भी प्रचलन में है, लेकिन भारत में नहीं है। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, आय पद्धति है, उत्पादक है और व्यय पद्धति है, यानी मैट्रिक्स पद्धति नहीं है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल केवल प्रश्न बनाने के लिए होता है। आपको पूछ लेगा, ज्यादातर भारत में इन दो का इस्तेमाल होता है, तो क्वेश्चन में आपको ये भी दे देता है वो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? जब हमें एनएनपी मिल जाता है, जीएनपी में से जब हम मूल्यह्रास घटा देते हैं, एनएनपी मिल जाता है, इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, तो फिर हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर देखा और मैं आपको ऊपर 2 बार बता चुका हूं। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए हमें ह्रास को उसमें से घटाना होता है, ठीक है, मूल्य ह्रास को। नेक्स्ट है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में से अगर हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। जीडीपी से हमने अगर मूल्य ह्रास को हटा दिया तो हमें यहां पर क्या मिलता है, ये मिलता है हमें निबल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी हमें यहां पर एनडीपी मिलता है, ठीक है, एनएनपी मिल जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जीएनपी होगा, जीडीपी नहीं होगा, राष्ट्रीय है ना तो नेशनल आएगा, ये होगा जीएनपी में से अगर हम ह्रास को घटाते। तो वही क्वेश्चन है, जीएनपी में से अगर ह्रास को घटा देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा, इसको करेक्ट कर देना, ये जीएनपी है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक जो उपलब्ध कराया जाता है वो वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा बताया जाता है कि कैसे किसी देश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं। अब देखिए, भारतीय मछुआरे अगर मछली वहां पर जाकर पकड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से तो वो उसको लेकर कहां आएंगे, भारत के मार्केट में ही आएंगे, ठीक है। तो उसका जो पूरा उत्पादन होगा यानी कि उसको लेकर जितनी भी इनकम होगी वो सारा का सारा किस में शामिल होगा, भारत की जीडीपी में शामिल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। ऊपर जब मैंने आपको दोनों विधियां एक्सप्लेन करी थी, उत्पादित गणना विधि और आय गणना विधि, मैंने आपको बताया था नोट में कि आय विधि से जब हम राष्ट्रीय आय को आकलन करते हैं तो इसमें हम किसको शामिल यहां पर नहीं करते हैं। तो यहां पर हम जो अवितरित आय होती है इसको शामिल नहीं करते हैं। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है, यानी कि किसको ध्यान में रखा जाता है। तो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाता है, आयात मूल्य को घटाया जाता है जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य क्या होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य होता है एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है, उत्पादन कार्यों का योगफल, कितना वर्ष के अंदर वहां पर उसने अपना इनकम जनरेट करी उसे ही कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो व्यय विधि के माध्यम से जब हम जीएनपी की गणना करते हैं तो मूल्यह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जाता। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो कई बार कर चुके हैं, मैंने आपको शुरुआत में भी बोला अगर सेवा क्षेत्र दिख जाए आपको दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन सेवा क्षेत्र दिखना जरूरी है। विनिर्माण भी है, पहले का आंसर हमने विनिर्माण माना लेकिन वहां पर सेवा क्षेत्र नहीं था, सेवा क्षेत्र का एक छोटा सा सेक्टर बैंकिंग ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जहां पर सेवा क्षेत्र दिख गया इसी का सबसे बड़ा योगदान होगा भारत की जीडीपी में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा भारत की राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि ये जो मुश्किल टर्म्स हैं मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं इन्हें। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें आसान भाषा में समझ में यहां पर आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी और साथ ही आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 51 कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।